हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके पहले हमने वेव्स के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद में फेज क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में देख ली है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर देखना ताकि आपको ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम क्या करते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं कि वेव क्या होती है, वेव क्या प्रोड्यूस करता है मीडियम के अंदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमें जो जो चीज़ें लगने वाली है वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वेव क्या होती है? वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम में किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो डिस्टरबेंस जो है वो मीडियम के अंदर आगे आगे प्रोपोगेट होते जाता है, प्रोग्रेस हो जाता है। ठीक है, जब तक उसको कोई स्टॉप ना करे। तो वो जो डिस्टरबेंस है जिसका आगे आगे प्रोपोगेशन चलता रहता है उसको हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और उसके दो टाइप्स थे, एक थी लॉन्जिट्यूडिनल वेव और दूसरा था ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में बेस्ट एग्जांपल था साउंड वेव जिसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। और ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल है वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो वाला। ठीक है, वो है ट्रांसवर्स वेव। उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन भी देखा था कि ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट कैसे होता है और हमारा लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी रिफ्लेक्ट कैसे होता है। वो वीडियोस जरूर देखना, आपको जरूर हेल्प होगी उनसे। ठीक, तो ये वेव जो है वो क्या काम करती है? वो वेव जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम करती है। एनर्जी ट्रांसफ़र इस तरह से होता है कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, नो मैटर ट्रांसफ़र। मैटर बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे करा जाता है? तो मटेरियल मीडियम जो है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के थ्रू किया जाता है। और वो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं या ऑसिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, अबाउट SHM परफॉर्म करने लग जाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के थ्रू एक पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी आगे आगे जाता है। लेकिन पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन करते रहते हैं, SHM परफॉर्म करते रहते हैं। पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, डिस्टर्बेंस के साथ साथ पार्टिकल आगे नहीं जाते हैं। पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहते हैं? SHM करते रहते हैं या वाइब्रेशन परफॉर्म करते रहते हैं। एनर्जी आगे आगे जाता है, डिस्टर्बेंस आगे आगे प्रोपोगेट होता रहता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मान लो ये वेव है। ठीक है, पहले पार्टिकल्स यहाँ पे थे, मान लो ये पार्टिकल्स की मीन पोजीशन थी। अगर कोई डिस्टर्बेंस गया, मतलब एक वेव पास करी, तो पार्टिकल उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जो पार्टिकल उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो मैक्सिमम अपने मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल मीडियम का कितने दूर जा सकता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन ये है, इधर के साइड और इधर के साइड ये है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कि अगर कोई किसी मीडियम से पास हो गई तो उस पार्टिकल, जो मीडियम के अंदर पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपने मीन इक्विलिब्रियम या स्टेडी पोजीशन से कितना दूर जा सकता है, वो डिस्टेंस मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब मान लो उसका अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से जाएगा ऊपर, वापस मीन पोजीशन से जाएगा नीचे, वापस रिटर्न हो जाएगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, देखो मीन पोजीशन टू अप टू डाउन, वापस मीन पोजीशन। ये जो एक पूरा टू एंड फ्रो मोशन है उसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन या एक SHM। तो एक SHM कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, पार्टिकल को एक SHM कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन में। ठीक है, सुपरपोजिशन अगर हमको वेव का स्टडी करना है, दो या दो से ज़्यादा वेव्स का, तो हमको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान के चलते हैं दोनों की। क्यों? ताकि हमको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सिंपल वाला मिले। फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद में फेज क्या होता है? फेज होता है किसी पार्टिकल का
अलग अलग होता है। एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का सेम होता है लेकिन फेज अलग होगा। फेज मतलब क्या? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो पार्टिकल है मान लो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, इट इज़ एट द एक्सट्रीम अपर पोजिशन, और वो बाद में क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है। इसका क्या है पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, वो है एक्सट्रीम डाउन पोजीशन पे है और उसके बाद में किधर आने वाला है, धीरे धीरे अपर। तो ये जो स्टेट ऑफ मोशन है डिस्क्राइब करने के लिए, उसके लिए हमको लगता है कि पार्टिकल कहाँ पे है और कहाँ पे जाने वाला है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो टर्म लगती है उसको बोलते हैं फेज, और फेज बताया जाता है एंगल से, फाई से। ठीक है, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे फेज को फाई से। वेवलेंथ मतलब क्या, ये जो है ऐसे दो पार्टिकल जो जिनकी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है। एक मान लो ये पार्टिकल है मीन पोजीशन पे है, अभी ऊपर जाने वाला है, वापस दूसरा यहाँ पे ऐसा वेव चालू होगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या है, मीन पोजीशन पे है, ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे दो जो सक्सेसिव पार्टिकल्स है उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होता है। फिर से एक बार देख लो, मान लो ये जो पार्टिकल है ये क्या है, एक्सट्रीम अप है, अभी नीचे आएगा। वैसा ही दूसरा नेक्स्ट एडजेसेंट देखो पार्टिकल की जिसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन भी वही है, तो ये रहा वो पॉइंट, क्या है वो एक्सट्रीम अप पे है, बाद में नीचे आएगा। तो ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी आप क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमें लगेंगी बेसिक्स, क्या पढ़ सके हम, ताकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो चलिए दोस्तों, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर एक वेव की जगह पे किसी मीडियम में बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर वो वेव्स मीडियम के किसी एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली रीच हो जाए, तो मीडियम का जो पार्टिकल है जिस पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स आ गई है साइमल्टेनियसली, तो वो पार्टिकल बिहेव कैसे करेगा, वो उसका स्टडी करना, मतलब क्या स्टडी करेंगे हम, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक, तो वेव के बारे में जानकारी ले लो कि जो वेव्स होती है ना वो अपने ही इसमें मस्त होती है। एक वेव को दूसरी वेव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ये बात सबसे पहले समझ लो। ठीक है, मान लो कोई मीडियम है, आपकी बुक में म्यूज़िक का एग्जांपल दिया है, आपको म्यूज़िक सुनना है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे अदर साउंड्स है। आपके जो मन में है, आपकी जो चाह है कि मुझे म्यूज़िक सुनना है, लेकिन आजू बाजू बहुत सारे साउंड्स है, तो आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देगा, नहीं, आपको सारे साउंड सुनाई देंगे। सारी साउंड वेव्स एक ही टाइम पे आपके कान पे आ सकती है, क्योंकि एक साउंड वेव और दूसरे साउंड वेव को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आप हेडफोन लगा के बाकी का ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन बाकी की दूसरी आवाज़ पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है। दूसरी आवाज़ें भी, दूसरे साउंड्स भी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली आपके ईयर तक पहुँचते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव्स है ना, उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपने ही अंदर मस्त रहती है। तो पहली बात है वेव्स के बारे में समझ लो। ठीक है, तो मीडियम है मान लो, और मीडियम के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो ऐसे स्टेडी है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या स्टडी करेंगे, एक पॉइंट पे दो वेव्स, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ दो वेव्स एक पॉइंट पे एट ए टाइम रीच कराएंगे। ठीक है, दो वेव्स को एक ही पॉइंट पे एट ए टाइम हम रीच कराएंगे और वो पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक एकदम मस्त एग्जांपल है सुपरपोजिशन का, जो आपकी एस.सी. वर्मा की बुक में दिया है। इसमें सुपरपोजिशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है सुपरपोजिशन एक्चुअली। तो उसमें बोला गया है कि मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड आपके पास है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड आपके फ्रेंड के पास है। ठीक है, यहाँ से करते हैं, एक एंड आपके पास है और दूसरा एंड आपके फ्रेंड के पास है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे हम वेव प्रोड्यूस करा सकते हैं, पिछले वीडियो में देखा था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स में, स्ट्रिंग पे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दो एंड है स्ट्रिंग को, एक एंड मेरे पास है, दूसरा मेरे दोस्त के पास है, हम दोनों ने साइमल्टेनियसली जर्क दिया, ऐसा स्मॉल जर्क दिया कि मेरे जर्क की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे एक क्रेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ये अपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और उसने भी क्या करा, उतना ही जर्क दिया और उधर भी क्या प्रोड्यूस हो गया, मान लो क्रेस्ट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एक पॉइंट पे क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे मेरे जर्क की वजह से, और यहाँ पे दूसरे ने, मेरे फ्रेंड ने जो जर्क दिया है इस साइड से, तो एक ही स्ट्रिंग पे हमने क्या भेजी, साइमल्टेनियसली दो वेव्स भेजी, एक पल्स आएंगी उधर से और एक पल्स जाएंगी इधर से। तो एक पल्स जा रही मेरी इधर, ठीक है, और दूसरी पल्स आ रही है वहाँ से।
धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों पल्स के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। ये दोनों पल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। कितना मीटर है, 2 मीटर। और इसने भी सेम वैसा ही दिया है। वो जर्क पे डिपेंड करता है कि जो आपने वेव प्रोड्यूस करी है, जो आपने पल्स प्रोड्यूस किया है, वो कितना एम्पलीट्यूड कर सकता है या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है पार्टिकल का। अब ये स्ट्रिंग ऐसी हो रही है, मतलब स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर चले गए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जर्क दोगे उतना ज़्यादा होगा। दोनों ने सेम जर्क दिया है तो दोनों ने कितना प्रोड्यूस किया है, 2-2 मीटर का एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। अभी क्या होगा, दोनों और करीब आएंगे। ये करीब आ गए, दोनों और करीब आए तो स्ट्रिंग तो एक ही है, मीडियम तो एक ही है। दोनों वेव्स को क्या करना है, एक ही स्ट्रिंग से पास हो जाना है। अभी क्या है, ये पहली पल्स और दूसरी पल्स एक दूसरे के रास्ते में आ गए। ठीक है, तो रास्ते में आ गए तो उन दोनों पे फर्क पड़ेगा क्या, वो हमें देखना है। तो मान लो ये पहला पल्स है ऐसा, और ये पहला पल्स खत्म होने के पहले ही क्या हो जाएगा, ये दूसरा पल्स एक दूसरे में, उन दोनों में मिल गया। ये हो गया, ये है मेरा पहला वाला, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। इस तरह से बनता है इस पे स्ट्रिंग पे, इस तरह से पोर्शन बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये वापस इधर का जो है इधर आ रहा है, इधर का उधर जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा बनेगा कि ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी एक पल्स और दूसरे पल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 पल्स नहीं ड्रॉ करी है, सिर्फ कितनी पल्स ड्रॉ हुई है, एक ही पल्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहली पल्स और ये दूसरी पल्स एक दूसरे में एकदम ओवरलैप हो गई है। ऐसा ओवरलैप तभी पॉसिबल होगा जब ये पहली वेव और दूसरी वेव दोनों क्या होंगी, इन फेज। ये जो चल रहा है ये वो क्या चल रहा है, इन फेज। इन फेज मतलब क्या, पहली वेव और दूसरी वेव या पहली पल्स और दूसरी पल्स, इनमें फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस 0 है या बिल्कुल भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर 2 वेव्स में फेज डिफरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस बिल्कुल 0 होता है, तो हम बोलते हैं कि उनका ओवरलैपिंग या उनका सुपरपोजिशन कैसे हुआ है, इन फेज। तो वो एक ही पल्स मिलेगी और वो पल्स हमें ऐसी मिलेंगी जिसका एम्पलीट्यूड दोनों से बढ़ाऊंगा। देखो ये 2 है, ये 2 है, छोटे छोटे निकाले हैं, ये बड़ा निकाला है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जो वेव्स है ना, वो कैसी रीच हुई, एक दूसरे को इन फेज रीच हुई। अभी क्या होगा, इधर के पल्स को इधर जाना है और इधर के पल्स को इधर आना है, तो बस चले जाएंगे स्मूथली। ये इधर से आने वाली पल्स इधर जा रही है और इधर से आने वाली पल्स उधर चले जाएंगे। वापस क्या हो जाएगा, इधर से आने वाली पल्स बस खत्म, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। अभी ये जो पल्स मैंने निकाली है, ये पल्स कौन सी है, ये वाली जो बाद में इधर रीच हो जाएगी। और ये पल्स जो मैंने निकाली है वो कौन सी है, ये वाली जो इधर जा रही है। तो देखो ठीक से स्ट्रिंग पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एंड पे 2 अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस हो गई। ये एक वेव है, ये एक वेव है, उसका क्रेस्ट है। ठीक है, वो क्या होगा, कोई भी वेव अगर प्रोड्यूस होती है, ट्रांसवर्स वेव है स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली, वो है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव आगे आगे प्रोपोगेट होती जाती है जब तक उसको कोई रोके ना। तो इसको रोकने वाला कोई है नहीं स्ट्रिंग पे, तो दोनों चलती गई, दोनों प्रोग्रेसिव है, दोनों चलती गई। स्ट्रिंग एक ही है, मीडियम एक ही है, दोनों को एक ही रास्ते से जाना है। तो ए पल्स इधर से आई, ए पल्स इधर से आई, चलने लगी। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि ओवरलैप होना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है वेव को ट्रैवल करने के लिए। तो ट्रैवल देखो ऐसे एक वेव बनेगी स्ट्रिंग पे, धीरे धीरे अगर देखोगे तो, स्लो मोशन में अगर करोगे तो, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ओवरलैपिंग की वजह से आपको ये वाला एम्पलीट्यूड दिखेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि क्या है, इन फेज में वो ओवरलैपिंग हुआ है। बाद में ये वाली पल्स इसको ओवरलैपिंग को क्रॉस करने के बाद आगे निकल जाएंगी, एम्पलीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है 2 का, ये 2 ही है, इसका भी जो एम्पलीट्यूड 2 है ये भी 2 ही है। ठीक है, ओवरलैप होगा तब एम्पलीट्यूड चेंज होगा रिजल्टेंट, लेकिन जैसे ही ओवरलैप से वो बाहर निकल जाएंगे वापस उनके एम्पलीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं आएगा, 2 का 2 ही रहेगा। और वापस स्मूथली ये पल्स इधर चला जाएगा, ये पल्स इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही स्ट्रिंग पे 2 वेव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों वेव्स एक ही स्ट्रिंग से एक दूसरे की तरफ आ सकती है, एक दूसरे में ओवरलैप हो सकती है, ओवरलैप होने के बाद सेपरेट भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, एकदम स्मूथली होंगी। अब ये स्मूथली क्यों होंगी, क्योंकि एक वेव को दूसरे वेव से बिल्कुल लेना देना नहीं है, एक वेव दूसरे को कुछ अपोज नहीं करती है, दोनों वेव्स अपनी अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। ठीक है, खाली कब चेंज होता है, जब वो ओवरलैप होती है तब। ठीक है, ओवरलैप के बाद निकल गई तो वापस उनका जो पहला स्टेट था उसी स्टेट में वो मस्त होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग था वो क्या था आपका, ये था इन फेज वाला। अभी आउट ऑफ फेज कैसा होगा, आउट ऑफ फेज मतलब
जो फेस डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। मैंने क्या करा, एक एंड मेरे इस पे रखा, हाथ में क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, और जो फ्रेंड है मेरा उसने ट्रफ प्रोड्यूस कर दिया। ऐसा जर्क दिया जिसने क्या प्रोड्यूस किया, ट्रफ प्रोड्यूस किया। अब ये जल्दी जल्दी ये इधर जा रहा है और मेरा ट्रफ किधर आ रहा है, इधर। ये क्रेस्ट इधर जाएगा, ट्रफ इधर। बाद में क्या हो जाएगा, दोनों करीब आएंगे, ये आ गए करीब। बाद में क्या होगा, बाद में देखो ये ऐसा ओवरलैपिंग होगा, ये यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे क्रेस्ट आ गया ऐसा। ठीक है, देख रहे हो आप, ट्रफ इधर आ रहा है, क्रेस्ट उधर जा रहा है, ट्रफ इधर आ रहा है, क्रेस्ट उधर जा रहा है, करीब आ गए। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। अभी देखो ठीक से, ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, एक जो वेव है यहाँ के पार्टिकल को ऊपर खींचने का ट्राई करेगी, और ये वेव जब इधर आएगी, ठीक है, तो वो वही वेव, ये वाली ट्रफ वाली वेव क्या करेंगे, इसी पॉइंट को नीचे खींचने का प्रयास करेगी। तो आपका जो स्ट्रिंग है कुछ देर के लिए एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जो स्ट्रिंग है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होने के बाद क्या होगा, आपका ट्रफ इधर आ जाएगा और आपका क्रेस्ट उधर चल जाएगा, ख़त्म बात। ये जो है इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस। आउट ऑफ फेज मतलब क्या, जो दो वेव्स आई है ना, जो दो वेव्स आई है ये दोनों फेज में नहीं है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों साइड से क्रेस्ट नहीं आ रहा है, एक साइड से क्रेस्ट आ रहा, दोनों साइड से ट्रफ आ रहा। जब क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं ना, तो क्रेस्ट डज एग्जैक्टली व्हाट अपोजिट ऑफ द ट्रफ डज, मतलब ट्रफ जो करता है उसके अपोजिट क्रेस्ट करेगा, और क्रेस्ट जो करता है उसके अपोजिट ट्रफ काम करता है। तो जब एक ही पॉइंट पे क्रेस्ट और ट्रफ दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेस्ट का इफेक्ट ट्रफ कैंसिल कर देगा, ट्रफ का इफेक्ट क्रेस्ट कैंसिल कर देगा। लेकिन वो सिर्फ कहाँ पे होगा, जब ओवरलैपिंग होगा। इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसे ही ओवरलैपिंग से अपने वेव्स आगे निकल जाएंगी, पल्स को तो आगे ही जाना है, तो पल्स जब जैसे ही आगे चल जाएंगी, ये क्रेस्ट उसका कंटिन्यू हो जाएगा, ये ट्रफ उसका कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो दो एंड पे हमने दो वेव्स प्रोड्यूस करी थी या पल्स प्रोड्यूस करी थी, वो ओवरलैपिंग के बाद स्मूथली क्या हो गई, एक दूसरे से क्रॉस करके निकल गई। तो इससे हमें क्या करता है, पता चलता है कि जब किसी भी मीडियम पे हम दो या दो से ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक वेव जो होती है उसका दूसरे वेव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, तब तक जब तक वो वेव्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं कर देती। अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स मीडियम में किसी पॉइंट पे आ जाती है और वो ओवरलैप होती है, तो उसका उस मीडियम के उस पार्टिकल पे क्या असर पड़ता है वो अभी हम देखने वाले हैं, और उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जब ओवरलैप होती है दो या दो से ज़्यादा वेव्स, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल के एम्पलीट्यूड में फ़र्क पड़ता होगा, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता होगा। मान लो ये अपसेंट है, ठीक है, और सिर्फ एक ही वेव जा रही है, तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होता, 2 मीटर होता। या फिर हम क्या करते, इसको अपसेंट रखते, इसको प्रेजेंट रखते थे, और ये पल्स इधर आती थी, तो क्या होता था, ये पल्स इधर आती थी लास्ट तक, और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होता था, 2 ही होता था। ठीक है, तो क्या है लेकिन यहाँ पे भी देखो 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है। जहाँ पे ओवरलैप होते हैं वहाँ का एम्पलीट्यूड या वहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या है, किसी भी मीडियम में when two or more waves are traveling in the medium, then what they do, the wave will oscillate or wave will make particle to oscillate about its mean position। हर एक वेव का नेचर है कि वो जिस पार्टिकल से टकराएगी वेव, उधर का पार्टिकल क्या होने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ईच वेव विल ट्राई टू ऑसिलेट द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इट्स ओन वे, उसके अपने अपने वे में उसको ऑसिलेट कराएगा। दूसरी वेव भी जब उस पार्टिकल पे आएंगी तो दूसरी वेव भी उस पार्टिकल को क्या करेगी, अपने तरीके से ऑसिलेट करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों वेव्स पार्टिकल पे, किसी एक पार्टिकल पे एट ए टाइम रीच हो गई तो क्या हो जाएगा, बट व्हेन 2 or more waves reach at a point simultaneously, then the displacement of that particle from the mean position, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट from the mean position will be equal to the vector sum of the displacement produced by individual waves। ये जो मैंने अभी बोला वो है स्टेटमेंट सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको यहाँ पे करके देखता हूँ एक्सप्लेन। तो देखिए क्या करेंगे अपन, तो देखिए क्या है इसमें, मान लो एक कोई पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है,
ठीक है, मीडियम है कोई, उसमें एक पार्टिकल है ये वाला। हम क्या करेंगे, मान लो कोई एक वेव जा रही है इस तरह से, ये है पहली वेव। ये जो फर्स्ट वेव है वो जब अकेली होंगी इस मीडियम में, ठीक से सुनना मेरी बात, अगर ये पहली वेव है वो जब अकेली ट्रैवल कर रही होंगी इस मीडियम में, तो मान लो कि ये फर्स्ट वेव इस पार्टिकल को अपवर्ड डिस्प्लेस कर रही है कितना मीटर, 3 मीटर। कितना डिस्प्लेस कर रही है, इस पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस कर रही है कितना मीटर, 3 मीटर। ठीक है, बाद में ये वेव निकल के चली गई उसकी। बाद में मैंने क्या करा, दूसरी वेव लेके आया मैं, दूसरी वेव इसको भेजा। ये दूसरी वेव क्या करेगी, अभी ये पहली वेव एब्सेंट है, ठीक है, अभी सिर्फ सेकंड वेव प्रेजेंट है, ऐसी गई। मान लो सेकंड वेव क्या कर रही है, उसी पॉइंट को अभी कितना मीटर नीचे लेके आ रही है, 1 मीटर नीचे लेके आ रही है। ठीक है, पहली वेव को पास कर दी, पहली वेव के बाद सब स्टेडी हो गया, उसके बाद में दूसरी वेव मैंने पास कर दी। तो व्हेन 2 or more waves traveling through a medium arrive at a point, each wave will try to produce its own displacement. Each wave will try to produce its own displacement for the particle. पहली वेव क्या कर रही है, उस पार्टिकल को 3 मीटर ऊपर भेजने का ट्राई कर रही है, वो करती है। दूसरी वेव क्या करेगी, उसी पार्टिकल को 1 मीटर नीचे खींचेगी। लेकिन इफ दिस 2 or more waves arrive at a point simultaneously, एक ही वक्त पे अगर वो दोनों वेव्स आ जाती, ये भी आ गई, ये भी आ गई एट अ टाइम, एक ही टाइम पे दोनों वेव्स यहाँ पे रीच हो गई, तो क्या होगा, पहली वेव का ट्राई क्या है, वो 3 मीटर ऊपर खींचेगी उस पार्टिकल को। लेकिन दूसरी वेव का ट्राई क्या है, उसी टाइम पे उसी पार्टिकल को 1 मीटर क्या करेगी, वो नीचे खींचने का ट्राई करेगी, नीचे खींचने का प्रयास करेगी। तो पार्टिकल सुने किसका, ठीक है, तो पार्टिकल को सुनना किसका है, पार्टिकल ऊपर जाएगा या पार्टिकल नीचे जाएगा। तो पार्टिकल कैसे जाएगा, उसके लिए स्टेटमेंट है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम। कौन सी सम, वेक्टर सम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव व्हेन ईच वेव वाज प्रेजेंट अलोन। ठीक से इंग्लिश में है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसका, उस पार्टिकल का जिस पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा वेव साइमल्टेनियसली रीच होंगी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम, नॉट अलजेब्रिक सम। कौन सा सम, वेक्टर सम। किसकी वेक्टर सम करना, तो डिस्प्लेसमेंट की। किसकी वेक्टर सम करना, तो डिस्प्लेसमेंट की। कौन से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एज इफ ईच वेव वॉज प्रेजेंट अलोन। अगर पहली वेव सिर्फ प्रेजेंट होती अलोन तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट पड़ती, 3 मीटर ऊपर। अगर दूसरी वेव होती, ठीक है, सिर्फ, तो वो पार्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती, 1 मीटर डाउनवर्ड। तो हम ऐसा करेंगे 3 मीटर अपवर्ड प्लस 1 मीटर डाउनवर्ड, तो पार्टिकल का कितना होगा डिस्टेंस, देखो अभी अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर जब क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो डायरेक्शन देखना पड़ता है। तो 3 मीटर अपवर्ड या 1 मीटर डाउनवर्ड दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो आएगा 2 मीटर अपवर्ड। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पार्टिकल किधर जाएगा, पार्टिकल जो जिसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी ज़्यादा है उसके तरफ जाएगा। लेकिन उसमें से वेक्टर सम की वजह से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका 1 मीटर कम हो जाएगा। तो वो पार्टिकल जब दोनों वेव एक ही टाइम पे उस पार्टिकल पे आएंगी तो पार्टिकल किधर जाएगा, अभी 2 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो दूसरा और एग्जांपल, पहली वेव है वो पार्टिकल को भेज रही है 4 मीटर ऊपर भेजने का ट्राई करेगी जब वो अकेली होंगी, और दूसरी वेव जब अकेली होंगी वो 5 मीटर ऊपर भेजने का प्रयास करेंगी उसी पार्टिकल को। अभी क्या हो रही है, ये दोनों वेव्स उस पॉइंट पे एट अ टाइम पहुंच गई, तो वो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना, नीचे जाएगा तो कितना। तो दोनों वेव्स क्या करेगी, पहली वेव ट्राई करेगी उस पार्टिकल को 4 मीटर ऊपर भेज दो, दूसरी वेव क्या करेगी, उस पार्टिकल को 5 मीटर ऊपर भेजो। दोनों ऊपर ऊपर ही है तो दोनों का एडिशन कर दो, 5 मीटर 4 मीटर, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सीधा ऐड हो जाएगा। तो पार्टिकल कितना मीटर ऊपर जाएगा, पार्टिकल 9 मीटर ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन बोथ वेव्स विल रीच साइमल्टेनियसली एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एक लाइन में कैसे बोलेंगे, when 2 or more waves traveling through a medium arrive at a point simultaneously, then the resultant displacement of that point is equal to the vector sum of the displacement produced by each wave if each wave is present alone.
अलोन होगी तब कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती थी, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर एडिशन कर दो, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अभी ये जो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर दो वेव्स है, दोनों का सुपरपोजिशन कराया, तो वो एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो सारी चीज़ें अभी हमें देखनी है। तो उसको मैथमेटिकल एनालिसिस में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलो तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स, अभी तो सिर्फ दो के लिए देखेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, जब एक पॉइंट पे दो वेव्स साइमल्टेनियसली रीच होंगी तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो जो दो वेव्स है हम जिनको सुपर इम्पोज करने वाले हैं, जिनको ओवरलैप कर रहे हैं, सुपरपोजिशन मतलब ओवरलैप करना, जिनको हम सुपर इम्पोज करने वाले हैं, ओवरलैप करने वाले हैं, वो वेव्स कैसी होंगी वो पहले देख लेते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे अपन, सेम करेंगे। एम्पलीट्यूड मान लो डिफरेंट होंगे और फेज भी डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों की सेम क्या होंगी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, एम्पलीट्यूड और फेज भले ही अलग अलग हो सकता है। अब भी अपन ने देखा कि दो वेव्स जो है वो इन फेज भी आ सकती है, मतलब दोनों का फेज सेम हो सकता है, फेज डिफरेंस 0 हो सकता है, और फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ हो सकता है 180। देखो आउट ऑफ फेज में कितना होता है फेज डिफरेंस, 180 डिग्री का, वो भी देख लिया है। तो चलो जब दो वेव्स एक पॉइंट पे आएंगी तो वो उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पहली वेव लिखता हूँ मैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। अभी ये कहाँ से आया, तो प्रोग्रेसिव वेव हमने देखा है, SHM हमने पढ़ा है। तो वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वेयर a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल और वेव, और साइन ओमेगा टी क्या बोलता है, वो ओमेगा टी होता है फेस। ठीक है, अभी दोनों में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस है, तो y2 में लिख दूँ सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड 8 है, साइन, और मैं ये लिख दूँ ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब दोनों में के बीच का फेस डिफरेंस कितना है, इधर सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब दोनों वेव्स का बीच का फेस डिफरेंस कितना है, 5 है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का a2 है। अब भी हमने सुपरपोजिशन पढ़ा, मान लो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव। पहली वेव से कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, y1, दूसरे वेव से कितना हो रहा है, y2, रिजल्टेंट इज इक्वल टू उन दोनों की सम। तो मैं लिख देता हूँ, y1 है a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे सब मैथ है अभी, y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन a प्लस बी लगाते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो वो वाला फॉर्मूला से लिख दूँ मैं, a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज़, इसको लिखूंगा a2 भी एज इट इज़, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, साइन a मतलब साइन ओमेगा टी, कॉस बी मतलब कॉस फाइव, प्लस कॉस a मतलब कॉस ओमेगा टी, इंटू साइन बी मतलब साइन फाइव। ठीक है, अभी इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको पहले लिख दूँ मैं कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों, ताकि मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकूँ, कुछ और बात नहीं है, प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको देखो क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, प्लस इधर लिख दूँ a2 क्या होगा, ये साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ऐसा देखने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इफ़ वी पुट, मान लो हम पुट कर देते हैं क्या, ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ ए कॉस थीटा। क्या है, ए कॉस थीटा मतलब क्या, ये पूरा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्चुअली पुट कर रहे हैं उसको। और ये जो a2 साइन फाइव है ना, इसको जगह पे मैं लिख दूँ a साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या, किसकी जगह पे, उसको a2 साइन फाइव की जगह पे, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो ये हमारा इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा, तो हमारा स्टार विल लुक लाइक y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई, इसकी जगह पे लिख दूँ मैं a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ a साइन थीटा, तो लिखा a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अभी नीचे लिखूंगा, शायद आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, a कॉमन निकाल लूँ मैं, a यहाँ पे देखो ऐसा लिख दूँ साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्यूटेटिव है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए, तो एज इट इज ये रहा a साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए मतलब ओमेगा टी है और थीटा मतलब बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी हमने देखा ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसको डायरेक्ट लिख दूँ मैं साइन ए मतलब ओमेगा टी और बी की जगह पे कौन है, थीटा है। तो देखो ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ढंग से देखो और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ठीक से देखो। इसका मतलब क्या है, सबको कंपेयर करो, तो जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप होंगी तो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। उससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, जो फिर एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल हम कोरिलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, साइन है, ओमेगा टी प्लस फाई है, ओमेगा टी प्लस थीटा है, थीटा भी एंगल ही होगा। तो जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या जब दो वेव्स किसी पार्टिकल पे जाएंगी तो उस मीडियम का है ना कोई मतलब फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, पार्टिकल जैसे जैसे वाइब्रेट करता था, ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा वो ठीक है, लेकिन वेव का फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगी, मतलब कैसी भी वाइब्रेट नहीं होंगी। वाइब्रेशन होने का जो मैनर है, जो सीक्वेंस है, जो तरीका है वो सेम रहेगा, खाली एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स अगर ओवरलैप कर देंगे तो पूरा वेव मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। सेम होगा, खाली पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में या एम्पलीट्यूड्स में फ़र्क पड़ेगा। पहले का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरे का है A2, नई वाली का कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, A हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्म तो चेंज नहीं होगा, साइन है, बाकी एंगल वगैरह सब एज इट इज़ है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अब करेंगे तो रिजल्टेंट भी हमको क्या मिलेगा, वेव ही मिलेगा, जिसका एम्पलीट्यूड और जिसका फेज अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, किसके लिए, जब हम दो या दो से ज़्यादा, ये सिर्फ दो के लिए है, दो वेव्स को हम ओवरलैप करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमें इसमें और क्या ढूंढना है, हमें जो फाइनल वेव मिलेंगी दो वेव्स को ओवरलैप करने के बाद, तो वो वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो अभी अभी देखना है। मतलब ए के लिए हमें एक्सप्रेशन ढूंढना है, तो ढूंढना भी आसान है। कैसे ढूंढेंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर अपन ढूंढेंगे एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने लिख लिया है। ये था इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। मुझे एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू निकालना है। कहाँ से आसान होंगी, तो यहाँ पे ठीक से देखो, फर्स्ट और सेकंड में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो LHS में देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूँ मैं स्क्वायर के बाद, तो LHS में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकल के अंदर जो भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जो मिलेगा मुझे 1। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो स्क्वायर करके ऐड करते, तो इसको स्क्वायर करके ऐड करते किसमें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को। अभी इधर क्या हो जाएगा, देखो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, LHS में कराया तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस किसका, A2 साइन फाई का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को 1 और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देयरफॉर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उसको मैं 1 बोल देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब A1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है A1, b क्या है पूरा A2 कॉस फाई
प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस वो लास्ट वाला ब्रैकेट का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अभी ढंग से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, प्लस अभी यहाँ पे ढंग से देखो, a2 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, सॉरी क्या है, फाइव है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा a2 स्क्वायर। खत्म, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर को लिख लेता हूँ पहले, और बाद में 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा सुपरपोजिशन के बाद का, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स पे भी और फेज डिफरेंस पे भी। अब भी जो हमने स्ट्रिंग पे देखा था, जब इन फेज होता था तो सुपरपोजिशन ओवरलैपिंग के टाइम का एम्पलीट्यूड अलग होता था, जब आउट फेज अगर इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन होता था तो एम्पलीट्यूड कितना था, 0 था, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो प्रोड्यूस होगा ओवरलैपिंग के टाइम पे या सुपरपोजिशन के टाइम पे, वो एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड रहेगा ही, और उसके बाद में फेज पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। चाहो तो ये एम्पलीट्यूड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम इसमें देखेंगे केसेस, ठीक है, बहुत सिंपल केसेस है। चलिए, तो दोस्तों पहला केस है, मान लो फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच का 0 है। केस फर्स्ट, फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। पहली वेव का जो फेज है वही दूसरी वेव का भी फेज है। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस फाइव 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ए देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सॉरी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है। 2a1 a2 क्यों बचेगा, क्योंकि अभी cos फाइव कितना हो गया, 1 हो गया। इसको ढंग से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a है a1 और b है a2 का ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, a1 प्लस a2, a इज इक्वल टू, अगर दो वेव्स जो है जिनको हम ओवरलैप कर रहे हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a लिख लेते, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना, 2a, a प्लस a कितना, 2a। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दो वेव्स जो ओवरलैप हो रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, 0 हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड मिनिमम कब मिलेगा, उसके लिए केस सेकंड है, अगर मान लो फेज डिफरेंस है उनके बीच का 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर रहा तो cos फाइव कितना हो जाएगा, cos फाइव हो जाएगा -1, क्योंकि cos 180 होता है -1। डाल दो इसमें, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अभी देखो 2a1 a2 लिखूंगा और cos फाइव -1 लिखूंगा तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, -2a1 a2, cos फाइव है -1 तो माइनस। इसको ढंग से देखो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा a1 माइनस a2। और अगर दोनों वेव्स जिनको हम ओवरलैप कर रहे हैं उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड सेम है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a माइनस a 0। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा वेव का ओवरलैपिंग के टाइम पे, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वेव का ओवरलैपिंग के टाइम पे 0। वो कैसे, क्योंकि सॉरी दोनों एम्पलीट्यूड की क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्शन। तीसरा केस भी एक देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो cos फाइव 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो शॉर्ट में देखते हैं, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और अगर a1 a2 इक्वल रहा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, उसके बाद में √2 और a हो जाएगा। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो, ठीक है। और तो इससे क्या पता चलता है, अगर दो वेव्स को हमें ओवरलैप करके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लाना है तो उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, 0। या फिर उन दोनों को कैसे ओवरलैप करना पड़ेगा, इन फेज ओवरलैप करना, मतलब फेज डिफरेंस 0 रखना। और अगर एम्पलीट्यूड हमें 0 करना है तो एम्पलीट्यूड 0 करने के लिए जो दो वेव्स को हम ओवरलैप कर रहे हैं ना, उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई रेडियन या 180 डिग्री। और बाकी कुछ एक केस है 90 डिग्री, थीटा की जगह पे 90 डाल दो, मिल जाएगा, ठीक। अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा है इंटेंसिटी के बारे में, वो भी देखते हैं। जो वेव्स है
उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता है हर एक का, और जो वेव है अलग अलग कलर का, अभी लाइट वेव अगर है तो अलग अलग कलर के लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड होता है, तो लाइट का इंटेंसिटी एक्चुअली जो वेव है लाइट वेव उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है उस पर डिपेंड है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर दो वेव्स को ओवरलैप करने के बाद मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो मुझे एम्पलीट्यूड भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एम्पलीट्यूड भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई मैक्स अगर मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 मान लो, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है, A1 + A2। जो दो वेव्स को हम ओवरलैप कर रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड की एडिशन करोगे तो वही होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो आई मैक्स कितना मिलेगा, इतना। और उसी तरह से ज़्यादा नहीं करते हैं, आई मीन कितना मिलेगा, A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एम्पलीट्यूड इधर सेम है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो रही है तो इंटेंसिटी कितना मिलेगा, मिनिमम, क्योंकि जब आउट ऑफ फेज ओवरलैप होता है तो एम्पलीट्यूड 0 और इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि वेव्स जो है वो अपनी तरीके से चलती है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती है, एट अ टाइम एक पार्टिकल को वो मूव करा सकती है। कैसे मूव होंगी, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा उस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, वेक्टर सम निकालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हमने देखा कि जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है या फिर उसका एम्पलीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके बाद में हमने केसेस भी देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सुपरपोजिशन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।